नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सी यू सून पे। ये हमारा दूसरा एपिसोड है ज़ोमैटो की रस्साकशी और लड़ाई को लेते हुए। कुछ दिनों पहले हमने अपना पहला एपिसोड लॉन्च किया था और उस पर हमें कुछ कमेंट्स आए, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आए, कई लोगों की कॉल्स आई और उन्होंने ये बोला कि आप इसमें सिर्फ महिला पक्ष की बात कर रहे हैं, पुरुष पक्ष का क्या होगा। आज मेरे ख्याल से इस चीज़ को 3 या 4 दिन हो गए हैं कम से कम हमारे पहले वीडियो के आए हुए, और तब तक सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, न्यूज़ में, बाकी कई जगहों पे अब ये लड़ाई हो गई है कि ये फेमिनिज़म का मुद्दा है या ये मेल राइट्स का मुद्दा है, और इसके चलते आपस में बहुत गर्मा गर्मी बन गई है। लेकिन हमारा मुद्दा ना मेन राइट का है ना वेमेन राइट का है। हमारा मुद्दा हमेशा होता है कि कानून क्या कहता है, और कानून की लेंस के ज़रिए इसको ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा। अब ये बात तो आप सबको पता है कि इस केस में बात शुरू हुई थी एक फूड डिलीवरी से, और उस फूड डिलीवरी के पूरा ना होने पे ऐसी बात निकल के आती है जहाँ पे हितेशा जी जो कहती है मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ इंस्टाग्राम में, कि मेरे को मुक्का मारा गया, मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मेरे को चोट पहुँची, जिसके चलते हुए एफआईआर दर्ज करा लें। तो पिछले भाग में हमने बोला था कि अगर आप एक महिला हैं जो भोक्ता हैं, जिन पे ऐसा कुछ घटना घटित हुई है, तो आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं, आप कंज्यूमर केस कर सकते हैं। हाल ही में इन 4 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें जो कामराज हैं, जो ज़ोमैटो के एम्प्लॉई हैं, उनके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हो गई है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि मेरे पे भी आक्रामक प्रहार हुए। हितेशा ने मुझ पे पहले प्रहार किया, मुझसे बदतमीज़ी की, मुझको डराया धमका, तो उसके चलते कुछ धाराएं आईपीसी की दाग दी गई हैं जो कहते हैं कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी पे असॉल्ट करना, ये प्रहार करना, इन सब धाराओं को कामराज की एफआईआर में भी दाखिल कर दिया गया है। तो आज की तारीख में 2 एफआईआर हैं, एक एफआईआर जो हितेशा ने लिखवाई और दूसरी एफआईआर जो कि कामराज ने लिखा दी है। तो अब हमें ये समझना होगा कि इसमें कानून प्रणाली क्या है। कि हमारे देश में जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर कहते हैं। तो इस केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पहली महिला ने दर्ज की और दूसरी ये जो कामराज हैं व्यक्ति, इन्होंने दर्ज की। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस एफआईआर, मतलब एक मुद्दे को लेके 2 एफआईआर का लग जाना, क्योंकि घटना तो एक ही घटी, पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है इसका मूल्यांकन करेगा कोर्ट। तो अब ये एफआईआर दर्ज हो गई है, मतलब कि अब ये मामला हो गया है पुलिस और कोर्ट का। तो अब पुलिस को क्या करना है? पुलिस को करना ये है कि जितनी जानकारी इस केस से संबंधित है, चाहे वो फ़ोन जब्त की हो, चाहे वो कामराज का हो या हितेशा का हो, उनको तो फ़ोन लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को देखना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितने बजे खाना ऑर्डर हुआ, उस वक्त वो किससे बात कर रही थी, उनकी लोकेशन क्या थी, कामराज की क्या लोकेशन थी। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसको उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में, जब वो अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे, जिसको उर्दू में चालान भी हम कहते हैं आमतौर पे, जब वो दाखिल होता है कोर्ट में, तो उसके चलते भी तफ्तीश होगी। और इस तफ्तीश में कई चीज़ें, कई मुद्दे अभी मैं समझता हूँ कि निकल के आएंगे, जैसे कि कामराज भाई कितने साल से डिलीवरी कर रहा था, जो उसकी रेटिंग है क्या वो अपने आप में पर्याप्त है, क्या वो उसको उसके कैरेक्टर को एब्जॉल्व करती है, क्या वो उसको एक क्लीन चिट देती है। ये सारी चीज़ें देखने की हैं। ये देखना होगा कि हितेशा भाई कब से कंज्यूमर है ज़ोमैटो की, कितना रेगुलरली वो ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करती थी, क्या उनके साथ कोई ऐसी पहली घटना घटित हुई है कि नहीं। एक बात समझने की और है कि जब भी हम अपराध की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले का क्या कंडक्ट था या आप पहले कितने अच्छे थे या बुरे थे। मामला इस वक्त ये है कि जब ये खाना ऑर्डर किया गया और जब कामराज आया ये खाना लेके, तब क्या दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई। दूसरा, अगर गर्मा गर्मी हुई तो क्या उसके चलते पिटाई की किसी की नौबत आई, कि किसी ने किसी पे हाथ उठाया कि नहीं, और अगर उठाया तो किसने उठाया। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं समझता हूँ उठ के ये आएगा, वो होगा मेडिकल एविडेंस का। मतलब कि हितेशा जिसके बाद जिस अस्पताल में गई और वहाँ के जो डॉक्टर साहब होंगे, जब भी उनकी तफ्तीश की जाएगी, उनका स्टेटमेंट लिखाया जाएगा, जब भी उस चीज़ को चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा, तो ये समझने की बात बन जाती है कि जो उनको जो चोट पहुँची है वो कैसे पहुँची। कुछ कहानियाँ कहती हैं कि उनको उनकी रिंग की वजह से लग गई, कोई कह रहा है कि दरवाज़ा भिड़ा तो लग गई, और हितेशा खुद कहती हैं कि मेरी नाक पे मुक्के से प्रहार किया गया। तो ये तो एक डॉक्टर ही बता पाएंगे कि ये जो चोट लगने की वजह है, जो चोट लगने का कारण है, वो क्या था। तो ये जब बातें जब सारी आ जाएंगी और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जब इस मामले की तफ्तीश करेंगे, ढंग से करेंगे, डिटेल में जाके करेंगे, तो बहुत चीज़ें निकल के आएंगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। वो सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके उसको चार्जशीट में डाला जाएगा। उसके बाद जब चार्जशीट एक बार दाखिल हो जाती है तो फिर ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल शुरू होने पे गवाहों की गवाही ली जाती है। तो इसमें यह देखना होगा कि गवाह कौन कौन होगा। चंद्रानी स्टार विटनेस है, विक्टिम है, वो गवाह होंगी। जो इनके अक्यूज हैं, असॉल्टर हैं कामराज, वो गवाह होंगे। उनकी एफआईआर में वो मेन आई विटनेस होंगे, क्योंकि उनको अपना एक कथन करना है। दूसरी बात मैं समझता हूँ दोस्तों सोचने की है कि क्या ये केस अंत तक चलेगा कि नहीं, या फिर ऐसा ना हो कि दोनों पार्टी हो सकता है बीच में ही सुलह मशवरा कर लें
और अपनी रंजिशों को हटा के हो सकता है कि वो हाई कोर्ट चले जाए और बोले कि भाई हमें एफआईआर और नहीं आगे बढ़ानी है, इसको खारिज किया जाए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर, जो कि सेक्शन 482 आईपीसी में 482 सेक्शन सीआरपीसी में जो संलग्न है। तो उसके चलते आप हमेशा हाई कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई आप हमारी एफआईआर को खारिज करें। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ उभर के आ रही हैं। जो मीडिया में बात हो रही है, जो मिर्च मसाला लगा के आप तक पहुंचाई जाती हैं, वो यही है कि नहीं वो महिला है तो वो सही है, या वो पुरुष है तो हमेशा उनका शोषण होता है, वो आदमी गरीब है, वो औरत अमीर है। मुद्दा यहाँ पे ना अमीरी गरीबी का है, ना महिला पुरुष का है, मुद्दा है कानून का। और कानून की अगर आप परख करें और कानून की लेंस से अगर आप चीज़ों को देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि कानून में बहुत निष्पक्ष तरीके से कार्य होता है। जो सत्य होता है उसको जज साहब तभी तय कर पाते हैं जब उनके सामने सारे तथ्य, सारे सबूत, सारे गवाह मौजूद होते हैं। तो मैं सिर्फ ये गुहार लगाना चाहूँगा इस बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी कि प्लीज़ इसका ज़बरदस्ती में विश्लेषण ना करें। जो चीज़ कोर्ट के सामने आ रही है उसके कोर्ट के सामने आने तक का इंतज़ार करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए मिर्च मसाला लगा के बहुत चीज़ें कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक आपको बहुत अच्छी रेटिंग मिलेगी। पर सोचिए ये जो दो लोग हैं इस पूरे कहानी में, कौन सच्चा कौन झूठा तो मुझे भी नहीं पता, वो तो जज साहब भी इसमें फाइनली डिसाइड करेंगे। उनकी जो रेपुटेशन होती है या जो उनकी किसी की नौकरी जा सकती है, किसी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, लोग उनको ऑनलाइन ट्रोल करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो ये चीज़ें इसका एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है जब हम बिना कानून को समझे, बिना कानून को बूझे चीज़ों का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ समझने के दोस्तों कि कानून की अपनी प्रणाली है, उसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी आता है, उसमें एविडेंस एक्ट आता है, उसमें कोर्ट्स के अपने रूल रेगुलेशन आते हैं। उनको कृपया समझें, उनको बूझें, उनको जानें और अपने आप किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुँचें। तभी कोर्ट में एक ट्रायल की एक सुनिश्चित व्यवस्था है, एक सुदृढ़ व्यवस्था है, जिसके चलते हमारी न्याय प्रणाली हर दिन कोई ना कोई एक नया केस डिसाइड करती है, उस पर विचार विमर्श करती है, सारे तथ्यों को देखती है, परखती है और उसके बाद ही एक जजमेंट आता है। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा छोटा सा एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे पहले एपिसोड का ये दूसरा भाग है और इसमें आज हमने दोनों लोगों की बात की, दोनों पक्ष की बराबर बात की, महिला पक्ष की भी और पुरुष पक्ष की भी। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस भी कोर्ट में मुकदमा जाए वो इसको गंभीरता से लें और इनको तथ्यों पे बराबर देखें, उसका विवेचन करें। और साथ ही आप लोग भी, मैं समझता हूँ, सिर्फ टीआरपी की रेटिंग के पीछे ना भागें, परंतु जो कोर्ट में चल रहा है, मैं तो मीडिया से ये भी अपील करूंगा उसको ढंग से रिपोर्ट करें, कायदे से रिपोर्ट करें, कानून की बारीकियों को, कानून की बातों को आप तक रखें, आपको समझाएं, ताकि आप ये समझ सकें कि हमारे भारत देश में कानून कैसे काम करता है, कोर्ट कैसे काम करता है और कैसे जजमेंट दी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया हो तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी मुहिम सू यू सून को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। Until next time, see you soon.